गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 12वीं जो अर्थशास्त्र की पृष्ठ बैंक है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको विकल्पी जो क्वेश्चन है उनकी बात करूंगा। सभी अध्याय की बात करूंगा, यूनिट जितनी भी है एक ही वीडियो में पूरी बताऊंगा। मैं वीडियो छोड़कर ना जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं। लीजिए, यूनिट 1 की बात करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 1 होगी। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों है। क्या है आपको जवाब देना है, तो दोनों परस्पर पूरक हैं। क्या है, दोनों परस्पर पूरक हैं। पहला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। आपको बताना है कौन सी जो अर्थव्यवस्था है, तो इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। चौथा का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए, आप बताएं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा है, इसमें सही जवाब जो है वो आपको यहां पे जवाब देना है। और इसका जवाब जो हो जाएगा, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। तो इनमें से कोई नहीं जवाब हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय समस्या की पहचान उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही जवाब। 5वां देखिए, यहाँ पे जो उत्तर है हमारा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो किसका करता है, विशिष्ट फर्मों का अध्ययन यहाँ पे करता है। सही जवाब हो जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बताएंगे हम। अब यूनिट 2 पर आ जाते हैं और यहाँ पे उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 पूछे जाएंगे आपसे, इनकी बात कर लेते हैं। और यूनिट 2, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ सही जवाब हो जाएगा बढ़ने लगती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो सकती है, आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। जो सीमांत उपयोगिता होती है धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्यात्मक भी हो सकती है, यानी उपयुक्त सभी हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। आपको तीसरे का जवाब देना है। जो ढाल है वो क्या बताता, नीचे की ओर जाना, यानी ऋणात्मक ढाल बताता है। जो गिरता हुआ जो ढाल है ये ऋणात्मक कहलाता है। ये इस प्रकार का आपका रहता है। देखिए अगला, उपभोक्ता की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। 4था नंबर का ऑप्शन है आपके पास, और उसी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति। आपके सामने आता है ये क्वेश्चन, और रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। इसको हम मार्जिनल कास्ट कहेंगे, सीमांत उपयोगिता यूटिलिटी, MS से दर्शाया जाता। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। देखिए अब अगला, उच्च उदासीनता वक्र की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये क्या है, उच्च उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि को दर्शाता है। उच्च संतुष्टि को दर्शाता है। तीसरा देखिए यहाँ पे ऑप्शन, उपयोगिता खालिस्तान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। तो यहाँ उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। अगला देखिए, मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है। आपको बताना है मांग का नियम एक क्या है, गुणात्मक कथन है। गुणात्मक
5वां क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खालिस्तान होती है। तो इसे हम कहते हैं बेलोच। इसे क्या कहते हैं? बेलोच। बिल्कुल आपने समझ गया होगा, बेलोच दार, लोजदार, बेलोजदार। ठीक है, सत्य असत्य की बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पे। और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, सत्य है कथन। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है, सत्य है यह भी। और चौथा क्या है कि जब मांग तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं, यह भी सत्य है। और अंतिम जो है कि मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ये असत्य है, ऐसा नहीं होता है। एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं हम यहाँ पे। और लिखा पहला कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? आपको बताना कितनी होती है, तो अधिकतम होती है। यहाँ पे लिखना है अधिकतम, अधिकतम होती है। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो बजट रेखा का दूसरा नाम है कीमत रेखा। आपको लिखना है यहाँ पे क्या? कीमत रेखा। आप नोट करते जाएं, कीमत रेखा। तीसरा देखिए, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो यहाँ पे अत्यधिक लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। चौथा क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि कीमत तथा क्या है? कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो यहाँ पे विपरीत संबंध होता है। दोनों के बीच कैसा होता है? विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है? तो परिवर्तनशील आय मानी जाती है, परिवर्तनशील आय मानी जाती है। बिल्कुल, अब आपको पूरे सही, अब जोड़ी की बात आती है, सही जोड़ी बनाइए। और सही जोड़ी बना देना है हमको। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हो सकती है? यानी चाय एवं कॉफी, चाय के स्थान पर कॉफी ले सकते हो, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दूसरा, पूरक वस्तुएं की बात करेंगे, कौन सी हो सकती है पूरक वस्तुएं? तो गेंद और बल्ला जो है ये पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि गेंद और बल्ला के स्थान पे दूसरी चीज भी ली जाए। गिफिन वस्तु की बात करेंगे, और ये कैसी होती है? निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। अब बेलोजदार मांग की बात करते तो कौन सी होती? आवश्यकता की वस्तुएं होगी ये बेलोजदार मांग। और मांग के नियम का अपवाद क्या है? तो यहाँ गिफिन वस्तुएं जो है ये अपवाद कहलाता मांग के नियम का। और कुल उपयोगिता कैसी होती है? सीमांत उपयोगिता का योग होती है। और बचा एक बजट रेखा, तो कीमत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हम, और ये क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। यूनिट 3 की बात करते हैं। और पहला, भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदा के बीच संबंध को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इनको? तो उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता। सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? और यहाँ पे आपको जवाब देना है, और सही जवाब हो जाएगा जो सा है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी होता है और पैमाने के प्रतिफल भी होते हैं, यानी दोनों आ और बा दोनों। अब देखिए, उत्पादन की प्रथम अवस्था में, तीसरा, उत्पादन की प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादन बढ़ता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। चौथा ऑप्शन, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न लागत पाई जाती है। तो ये स्थिर लागत पाई जाती है, फिक्स कॉस्ट एफसी से जानते हैं हम, फिक्स कॉस्ट से। अब देखिए, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? आपको बताना होगा यहाँ पे कि स्थिर लागत का उदाहरण नहीं होगा। तो सीधी सी बात, जो अस्थायी होगा वो अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन हो जाएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह नियम जो, क्या कहा? रिक्त स्थान में
वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। तो आप लिख लीजिए सीमांत उत्पादन नियम, सीमांत उत्पादन नियम। यहाँ पे आप लिखेंगे सीमांत उत्पादन नियम। दूसरा, वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। वह नियम, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, वह नियम जो, तो विशिष्टीकरण में लागू होता है, यहाँ आएगा विशिष्टीकरण में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही क्या होते हैं, कुल लागत से ज्ञात की जाती है। यहाँ टोटल कास्ट, टीसी कहते हैं अंग्रेजी में, टीसी टोटल कास्ट। खालिस्तान लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सी लागत है जो निचले बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पे चौथे का हो जाएगा सीमांत लागत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सीमांत लागत। और देखिए फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति खालिस्तान है। तो ये इसका उत्तर आपको बताना है, कमेंट करके, हम नहीं बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका उत्तर आपको देना है, यहाँ पर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला सत्य असत्य की बात करेंगे हम। शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा दिए जाते हैं। तो ये क्या है, असत्य है, ऐसा नहीं है। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये भी असत्य, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं। जब परिवर्तनशील है तो कैसे अपरिवर्तित रहेंगे, वो तो परिवर्तन होगा ही। उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती। स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती, वो तो स्थिर लागत यानी फिक्स कॉस्ट, और वो हमेशा रहेगी ही, शून्य नहीं होती। चौथा, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। तो ये चौथा नंबर का है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। सत्य है, ये सही बात है कि उत्पादन फलन का संबंध होता है। पांचवा, कर में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति में कमी आती है। तो 5 का हो जाएगा ये गलत जवाब। सही जोड़ी पर आते हैं अब हम, यहाँ पे सही जोड़ी बताइए। और कुल उत्पादन का संबंध किससे हो जाएगा हमारा, कुल उत्पादन वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा से यहाँ पे हो जाएगा उत्पादन का, ठीक है। कुल साधन के प्रतिफल का जो नियम है एक ऐसा होता अल्पकाल के लिए होता है। और अदा एवं प्रदा में संबंध जो होगा उत्पादन फलन का हो जाएगा, अदा व प्रदा में संबंध। एसी और एमसी वक्र जो होगा वो कैसा होगा, यू आकार का बनता है। ये हमेशा आपने देखा और अक्सर करके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यू आकार का क्यों होता है। एक्चुअल कास्ट और मार्जिनल कास्ट कहते हैं इसको। और सीमांत उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन कहते हैं। एक अतिरिक्त उत्पादन से प्राप्त जो उत्पादन होता है उसे सीमांत उत्पादन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे ये अगली इकाई आती चौथी, और यहाँ पे हम देखते हैं चौथी इकाई का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारक होता है। तो सही जवाब एकाधिकारी, जो एकाधिकार बाजार होता है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती है। तो कैसी होती विक्रय लागतें, शून्य होती है। रिक्त स्थान यहाँ पूछ लिया है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता और विक्रेता की खालिस्तान संख्या होती है। तो ये तो बहुत सरल है और ये तो आप भी बता सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, आपको भी मालूम है, हम भी बता देते हैं, हम तो आपके लिए छोड़ रहे थे। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान फर्म होती है। तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता, यहाँ पे क्या आएगा, प्राप्तकर्ता फर्म होती है, इसका आपको बता दिया हमने। सत्य असत्य की बात करते हैं और 2 सत्य असत्य दिए हैं इसमें। और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, असत्य है, पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अलग अलग विक्रेताओं से अलग अलग कीमतें ले सकते, गलत है। पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता। सही जोड़ी की बात करते हैं अब। देखिए सही जोड़ी में फर्म का साम्य जो होगा, तो साम्य जो होगा AR
एक्चुअल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। सोना, अब जो सोना होता है ये कैसा होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। और जो दूध की बात करते हैं तो ये कैसा होगा, स्थानीय मार्केट में बिकता है। और कपड़ा के लिए बचता है क्या, राष्ट्रीय बाजार कपड़ा से संबंधित होता है। तो ये पूरा हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, यूनिट 5 की बात करते हैं, क्योंकि हम एक ही वीडियो में आपको पूरी यूनिट समझाएंगे, इसलिए छोड़ के बिल्कुल ना जाएं। अगले देखते हैं, पहला क्वेश्चन, कीमत संतुलन तब समान होता है जब, कीमत संतुलन जब समान होता है जब क्या है, पहला आपके लिए ये है और आपको बताना है, क्योंकि आप ये दोनों विकल्प जो हैं इनके जवाब आपको देना है कमेंट्स में, और नहीं बनेंगे तो फिर आप हमसे पूछिएगा, हम इन्हें बताएंगे आपको। रिक्त स्थान की पूर्ति करके हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि खाली स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, एक मिनट, अब आपको हम बता ही देते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो आप यदि क्या आपके लिए छोड़ दें, नहीं बता देते हैं। चलो, कीमत संतुलन तब समान होता है तब, पहला यहाँ पे मांग में वृद्धि बराबर, मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि, ये सही जवाब होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे कि जब बाजार पूर्ति से अधिक होती तब स्थिति बनती है कैसे, मांग के अतिरेक की बनती है, मांग के अतिरेक की, सा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं, और रिक्त स्थान में खाली स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो ये संतुलन कब होगा, MC इक्वल MR इक्वल AC इक्वल AR, इस समय संतुलन की स्थिति बनेगी, ठीक है। अब दूसरा देख, खाली स्थान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारण करना जो संतुलन में रहती है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य मूल्य, कहेंगे इसे हम सामान्य मूल्य कहते हैं। तीसरा, कीमत छत को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसे हम कीमत सीमा कहते हैं, कीमत सीमा कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यूनिट 6 की बात करते हैं। स्टॉक एक विशेष समय पर मापी गई मात्रा होती है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा, खालिस्तान वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, तो मध्यवर्ती कहेंगे इसे। तीसरा देखिए, खालिस्तान स्थायी संपत्ति के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होने वाली हानि है, तो इसे हम डेप्रिसिएशन या ह्रास कहते हैं। चौथा, परिवार द्वारा खरीदी गई कार खालिस्तान वस्तु कहलाती है, तो वो अंतिम वस्तु कहलाती है क्योंकि अब उसका उपयोग घर के लिए होगा। और राष्ट्रीय आय के आकलन में खालिस्तान भुगतान शामिल नहीं किया जाता, तो हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किया जाता। यूनिट 7 की बात करते हैं, और यूनिट 7 में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे। और पहला है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है ये सभी को मालूम होना चाहिए, इसलिए आपके लिए छोड़ दें क्या, नहीं, हम बता देते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापक, बा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है, कौन सा है ये सभी को मालूम है, जिसको हम RB और I के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट निर्गमित करता कौन करता है ये भी आपको मालूम है, लेकिन हम बता देते हैं, भारत सरकार। जनता का बैंक कौन सा होता है, जनता का बैंक कौन सा होता है, कौन सा बैंक कहलाता है, तो व्यापारिक बैंक जो होता है वो जनता का बैंक होता है, ठीक है। और देखिए 5वां नंबर, व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक क्या काम करता है, तो
ग्राहकों की जमा स्वीकार करता, ग्राहकों को ऋण देता, यानी द ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द ऑप्शन। ऐसा जल्दी से देख के एक में ही नहीं लगा देना निशान। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और पहला देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित होता है। ठीक है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य खालिस्तान एवं दोनों है। तो आपको बताना है मूल्य मापन एवं विनिमय का माध्यम। प्राथमिक कार्य मूल्य मापन एवं विनिमय का माध्यम दोनों है। ठीक है, ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का खालिस्तान कार्य है। तो ये आरबीआई का कार्य है, आरबीआई का कार्य है। खालिस्तान नोट का निर्गमन का एकाधिकार है। तो किसके पास है, आपको ही मालूम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का बैंकों का बैंक कहलाता है। आपको यहाँ पे जवाब देना है। सत्य असत्य की बात करते हैं। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, ये सत्य है। केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है, सत्य है। फिर देखिए, व्यापारिक बैंक शाखा सृजित करते हैं, सत्य है, ये शाख होगा। और चौथा, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामिनी है, ये भी सत्य है। और व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती है, असत्य होती है। सही जोड़ी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सही जोड़ी बनाइए। जमा स्वीकार करना, जो जमा स्वीकार किया जाता है ये व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है। जनता का जो बैंक, इसे हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। सरकार का बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है वो क्या होता है, मूल्य का मापन होता है। और प्राचीन भारत में सिक्कों को दाम कहा जाता था, दाम कहा जाता था। और अगली यूनिट आपके सामने यूनिट नंबर 8 आती है और इससे हटा दिया गया बताया यहाँ पे। यूनिट 9 की बात करते हैं हम। और यूनिट 9 जो है ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन राजस्व बजट में शामिल है। तो दोनों होते हैं, आ और बा दोनों यहाँ राजस्व बजट में शामिल होते हैं। सरकार द्वारा उधार लेना है, जो सरकार द्वारा उधार लेना है उसको हम क्या कहते हैं, तो पूंजीगत प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। और वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है कहलाती है, उनको कहते हैं गैर राजस्व, क्या बोलते हैं हम इनको, गैर राजस्व, गैर कर प्राप्तियां कहेंगे इनको। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाती है गैर कर प्राप्तियां कहलाती है। हो गया ये। चौथा, उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। बजट को अधिक का बजट कब कहा जाता है, तो कब कहा जाता, तो उसे अनुमानित प्राप्ति बड़ा रहेगा अनुमानित व्यय से, अर्थात सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति आता है। और रिक्त स्थान की पूर्ति में हम बात करेंगे, संपदा कर एक खालिस्तान कर है, तो प्रत्यक्ष कर है यहाँ पे। ऋण पर ब्याज मिलना एक पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत व्यय जो होता है वो दीर्घकालीन अवधि के लिए लिए जाते हैं। अनुमानित व्यय जो होता है वो अनुमानित प्राप्ति संतुलित बजट कहलाता है। ठीक, अनुमानित व्यय अनुमानित प्राप्ति संतुलित बजट कहलाता है। और घाटे का बजट बराबर अनुमानित आय माइनस अधिक व्यय हो जाएगा। सही जोड़ी की बात आती यहाँ पे। और सही जोड़ी में देखिए आप, वृद्धावस्था पेंशन भुगतान, इसका संबंध किससे हो जाएगा, योजना व्यय से हो जाएगा। योजना व्यय करेगा। पूंजीगत व्यय की यदि हम बात करते हैं तो अंश पत्रों में विनियोग करेंगे तो इसे हम पूंजीगत व्यय कहेंगे।
कर राजस्व की यदि बात करते हैं तो राजस्व प्राप्ति की बात आ जाएगी यहाँ पे। और उधार लेना क्या है, पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। और कानून व्यवस्था जो है तो गैर विकासीय व्यय हो जाएगा यहाँ पे। सत्य असत्य पे आ जाते हैं तो ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, सही है। भारत में सरकारी बजट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, गलत है। फिर देखिए, बजट सरकार की आय तथा व्यय का विवरण होता है, सही है। राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियां तथा गैर कर प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है, सही है। और पांचवा देखिए, कानून एवं व्यवस्था, इसमें क्या सरकार की सरकार की अनुमानित आय, सरकार की अनुमानित व्यय होने पर अधिक का बजट कहलाता है, सही है ये। अगला देखिए, यहाँ पे अति लघुत्तरी की बात नहीं करेंगे हम। अगली इकाई पे आते हैं, इकाई 10 संतुलन की बात करेंगे, भुगतान संतुलन। और यहाँ पे विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करती है, तो अन्य मुद्रा के रूप में बात करेंगे हम यहाँ पे। सा ऑप्शन सही है। और दूसरा, सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को कहा जाता है, स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। और तीसरा, भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं, तो भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य मदें दोनों शामिल होती है। चालू खाते की मद है, तो जो चालू खाते की मद होती है वो ब्याज एवं लाभांश होती है। और नई व्यापार नीति की घोषणा की गई थी 1991 में की गई थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें शामिल होती है, यहाँ भुगतान आ जाएगा। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय। जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से घटा दिया जाता तब यह खालिस्तान कहलाता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। चौथा, व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होता है, तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और पांचवा, तैरती विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अब आगे देखिए, सत्य असत्य की बात करते हम, तो पहला है भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रतिबिंबित करता है, सत्य है। दूसरा, यहाँ पर व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात तथा सेवाओं के आयात के बीच अंतर है, गलत है। नई व्यापार नीति की घोषणा 91 में की गई है, सत्य है। व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता, असत्य है। और पांचवा जो है कि भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, ये भी गलत है। सही जोड़ी की बात करेंगे यहाँ पे। आंतरिक व्यापार, जो आंतरिक व्यापार है यह एक देश की सीमा के अंदर ही होगा, एक देश की सीमा के अंदर आंतरिक व्यापार होगा। भुगतान संतुलन सदैव रहता है, तो ये एक से अधिक देशों के बीच रहता है भुगतान संतुलन। और विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलन में रहता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। भुगतान संतुलन सदैव, आंतरिक व्यापार एक देश की सीमा में होता है, भुगतान संतुलन सदैव संतुलन में रहता है। विदेशी व्यापार एक देश से अधिक देश के बीच होता है। अवमूल्यन की बात करें तो अवमूल्यन में क्या है, देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चालू खाते की मद आयात और निर्यात से संबंधित हो जाएगी। तो ये आपके पूरे 10 यूनिट के यहाँ पे हमने आपको बता दिए। हौसले के साथ करें, 5 सकारात्मक प्रयास यहाँ पे दिया है। और क्या यहाँ पे पूछिए, रखिए, बताइए और करिए। अनुशासन व अभ्यास कक्षा में एकाग्रता चाहिए, तब आपको विषयवार अध्ययन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रश्न बैंक जो तैयार की गई है उसका हमने आपको यहाँ हल बताया है। हमें विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।